गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने एक चीज़ मुझसे पूछी कि सर कई बार हम जो है टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। आप हमसे कहते हो कि अच्छा करो, मेहनत करो, पर हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप कभी जो है ये नहीं बोलते हैं कि हाँ तुम खराब कर रहे हो, बहुत खराब कर रहे हो। आप बोलते हो नहीं, तुम अच्छा कर सकते हो। तो हमेशा आप ऐसा क्यों सोचते हैं हमारे बारे में? कभी हम कॉल करते हैं, ये क्वेश्चन आया है मेरे पास में, कभी हम कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप हमेशा बोलते हो नहीं बेटा, यू कैन डू इट, के विशिंग यू सक्सेस, कि तुम मेहनत करो, थोड़ा और एफर्ट करो। ठीक है, ऐसा ही आप हमेशा क्यों बोलते हैं? क्या आप ये जो मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, इसके पीछे आप चाहते हैं कि कस्टमर बेस बढ़ता चला जाए? ठीक है, सच्चाई ये है बेटा कि मतलब मेरा, यदि मुझे इस दृष्टिकोण से कोई देखता है कि मैं कस्टमर बेस के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप गलत आंकते इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़, कई बार क्या होता है, हर चीज़ जो होती है ना उसका कोई दाम नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परिवर्तन के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको हम केवल दिल से महसूस कर सकते हैं। दिमाग लगाएंगे तो हम पता नहीं हम उसका क्या मूल्य निकालें, क्या सोचें उसके बारे में हम। ठीक है ना, मतलब इस प्रश्न का मतलब मैं सिंपल सा उत्तर आपको दूं कि क्या होता है बेटा कि लाइफ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम सामने वाले व्यक्ति का सबसे बेहतर कैसे हम उसका पहचान सकते हैं या निखार सकते हैं। ठीक है, हम सब में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एवरी वन वॉन्ट टू फोकस ऑन यूअर, जो आप में कमियां हैं ना, जो आप में फ्लॉज रह गए, छोटे छोटे फ्लॉज सब में होते हैं। कोई कितना ही महंगा डायमंड क्यों ना हो, कोई ना कोई उसके अंदर एक फ्लॉ होता है। ठीक है, डायमंड के भी बहुत ग्रेड होते हैं। जिनके घर में ज्वेलरी का काम होता है वो जानते हैं कि हर चीज़ में जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, उससे आप ज्वेलरी नहीं बना सकते। आप कि वो ज्वेलरी स्टेबल नहीं रहेगी, कि थोड़ा सा आपको उसमें ऐड करना पड़ता है। एंड जो हॉलमार्क होता है गोल्ड का, वो भी कोई 100% गोल्ड नहीं होता वो। ठीक है, तो बात इतनी सी है कि हमको, हम में फ्लॉस का होना, कमियों का होना एक बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल चीज़ है। उठ के हमको, लेकिन उन पर फोकस नहीं करना है। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा स्टोरी सुनाता हूँ इसके ऊपर। सच्ची कहानी, स्टोरी नहीं है, एक जो है वो रिसर्च है के। ये बात है जो है 99 के आसपास की बात है कि विस्कोसिन यूनिवर्सिटी में एक प्रयोग किया गया। ठीक है, विस्कोसिन यूनिवर्सिटी में जो है एक प्रयोग किया गया, और उसमें ये किया गया कि उसमें एक जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था जहाँ पर जो है वो लिटरेसी, हिस्ट्री, ये सब चीज़ें पढ़ाते थे ना, जो तो वहाँ पर जो है फाइन आर्ट्स का डिपार्टमेंट था। यहाँ पर राइटर्स, जो लोग जो है वो अपना, जिनका राइटिंग स्किल्स होता है जिन लोगों का, उनको वहाँ पर वो ट्रेन कर रहे होते हैं। मतलब कई लोग होता है ना, जैसे वो इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करते है ना, और उसके बाद वो पीएचडी परस्यू करते, दे वांट टू बिकम ए गुड राइटर। के मतलब कोई लिटरेचर में यदि कुछ कर रहा है, मतलब वो राइटर बनना चाहता है और लिटरेचर के फील्ड में काम करना चाहता है। आपको पता है लिटरेचर पढ़ते हैं जब आप, तो बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ती है आपको। मैंने एक बार जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, अभी कहानी से थोड़ा 2 मिनट में बाहर निकलता हूँ, रियलिटी बतलाता हूँ। जब मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, ये बात है पुरानी, ये बात है 2001 और 2 की बात है। किसी ने कहा कि भाई एक काम करो, है ना, जो बॉटनी एंड जूलॉजी बहुत कठिन पड़ जाता है यूपीएससी में। मेडिकल साइंस तो अपने आप में पूरी यूपीएससी के बराबर है। तुम ऐसा करो, मेडिकल साइंस मत लो, बॉटनी जूलॉजी में से एक आधा जो तुम्हारा स्ट्रांग है। मेरा स्ट्रांग था बॉटनी, बहुत स्ट्रांग था मेरा बॉटनी तुम रख लो। सेकंड तुम ले लो हिंदी लिटरेचर, क्योंकि तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो। मैंने कहा यार हिंदी लिटरेचर बहुत स्कोरिंग है, हिंदी लिटरेचर आपको जो है वो 600 में से 450 मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, केवल लिटरेचर के 2 पेपर होते थे लिटरेचर के उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, पता करते हैं यार क्या पढ़ना। अब उस समय ऐसा जोश था अपने अंदर कि कोई बोलता कि फिजिक्स पढ़ो, तो फिजिक्स पढ़ के भी शायद यूपीएससी देने की कोशिश करते। लेकिन जब हिंदी लिटरेचर की दिखा तो भैया आपको उसके लिए अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ना है, आपको उसके लिए कई सारे जो है वो पुराने जो बुक्स हैं, जो पुराने जो लिटरेचर है, मुंशी प्रेमचंद भी पढ़ना है आपको, सब पढ़ना है। तो किताबों की लिस्ट देखी मैंने, और वो हमको जो उस समय भी बहुत अच्छा कोचिंग था, दृष्टि करके कोचिंग है दिल्ली में, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर पढ़ाया करते हैं आज भी उसमें। तो वहाँ पता किया तो उन्होंने बताया भी हिंदी लिटरेचर का बेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो ये है यहाँ पर, तो इनसे एक लिस्ट विस्ट ले लेते हैं। तो लिया, लिस्ट विस्ट जाके पता किया भाई, तो मालूम चला कि बहुत बहुत किताबें पढ़नी है। एक आध पुस्तक लेके आए हम
वयम शरणम, पता नहीं कौन सी किताब थी, लाके 2 4 8 10 15 पन्ने पढ़े, उसके बाद लगा कि भाई बायोलॉजी एंड मेडिकल साइंस ज़्यादा आसान है इससे, ठीक है, क्योंकि अपने को मतलब वो ग्रास्प कर पाना बहुत मुश्किल काम था एक्चुअली, बहुत पढ़ना पड़ता है। तो चलो लौट के कहानी पर वापस आते हैं। कहानी ये कहती है कि भाई क्या किया कि वहाँ फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट जो थे, जिनको वैसे जिनका पर्पज़ ये था कि इनको आगे जाकर राइटर बनना है, ठीक है, तो उन लोगों की ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पे। तो वहाँ पे तकरीबन 50 लोगों का एक क्लास था, उसमें उन्होंने 25 और 25 के 2 ग्रुप बांट दिए उन्होंने, और दोनों को एक एक प्रोफेसर असाइन कर दिया, ठीक है। और दोनों ग्रुप की पॉलिसीज़ को थोड़ा अलग अलग रखा गया। जो पहला ग्रुप था, उस ग्रुप में ये था कि उसका नाम रखा उन्होंने स्ट्रेंगलर्स के। पहले ग्रुप का नाम रखा स्ट्रेंगलर्स। यहाँ पर क्या करना था कि प्रोफेसर को हर बच्चा जो भी लिख रहा है, जो भी बतला रहा है, उसमें क्रिटिसिज्म करना है, बुराई निकालनी है, और उसको सबके सामने पब्लिकली बुराई को लेके आना है, जिससे कि वो अपना स्किल को इम्प्रूव कर सके। सारे के सारे जो है वो जो उसके जो सहपाठी थे, जो कलीग्स थे, जो सेम जो बैचमेट थे, वो भी बुराई निकालेंगे उसमें कि किसी ने कुछ लिखा, ठीक है, किसी ने लिखा बसे हो दिल की गहराइयों में इस कदर, समझ लो आप, मतलब भावना समझ लो, बसे हो दिल की गहराइयों में इस कदर कि तुम्हें देखने के लिए भी दिल अपना चीरना पड़ता है। तो सामने वाले ने जो है वो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, हाँ सर ये कब की कहानी है, ये बात कब की है, और कौन सी बातें बाहर निकल रही हैं। तो ऐसे लोगों ने तब क्रिटिसाइज करना शुरू किया, एक दूसरे को डिस्करेज करना, प्रोफेसर ने डांटना शुरू किया। यहाँ पे उनका पर्पज़ ये था कि हम इतनी बुराई करेंगे कि सामने वाले को अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्ट्रेंगलर ग्रुप था। और दूसरे ग्रुप का नाम रखा गया रैंगलर्स ग्रुप। रैंगलर ग्रुप में क्या किया गया, रैंगलर ग्रुप में जो है वो पॉलिसी ये रखी गई कि यहाँ पे कोई कुछ भी लिखे, खराब भी लिखे, आपको तारीफ करना, अच्छा बतलाना है, ठीक है। कुछ लिखा बहुत बढ़िया, तुम थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, बहुत बढ़िया, तुम थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, प्रोफेसर बोलेगा यस यू डिड मच बेटर देन यस्टरडे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो दोनों ग्रुप की पॉलिसीज को बिल्कुल डिफरेंट रखा गया। अब चूंकि 3 साल तक पूरा पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, 3 साल तक सेम पॉलिसी को फॉलो किया गया, दोनों की अलग अलग क्लासेस लगती थी, दोनों का जो है वो प्रोफेसर का एटीट्यूड सब कुछ के 3 साल के बाद फिर क्या था कि उन लोगों को एक लिटरेसी फेस्टिवल होता है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जहाँ पर आप ना जो भी लिखते हैं, आप जो भी आप बुक लिखते हैं 3 साल के दौरान, जो भी कुछ लिखते हैं, वो पूरा वर्क पब्लिश होकर वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जो है कई लोग उसको रिव्यू करते हैं, तो वो एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ होता है। 3 साल बाद जब एग्जीबिशन सॉर्ट ऑफ हुआ, वो सब ने अपने अपने बुक्स को लिखा या अपने नोवेल को लिखा, वॉट एवर दे वॉन्ट, किसी ने पोइट्री कलेक्शन लिखा, जो भी लिखा वो सब वहाँ पे वर्क गया। और वहाँ पे जो है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे तमाम तरह के राइटर्स आते, सब आते हैं, फिर वो इवेल्यूट करते हैं उसको, फिर आम पब्लिक आती है, और आम पब्लिक फिर किसका वर्क, अरे वहाँ पर वो जो पलट के बुक देते हैं, किसकी बुक ज़्यादा बुकी, किसको लोगों ने अप्रिशिएट किया, ये सब चीज़ें वो मेजर करते हैं। तो मालूम चला भाई कि 50 लोगों के ग्रुप में से जो है अधिक कुछ जो सबसे अधिक, जो हाईएस्ट सेलिंग जो बुक्स थे, जिनको लोगों ने फेस्टिवल के दौरान परचेस किया, लोगों ने जिन बुक्स के बारे में कहानियां सुनना पसंद किया, वहाँ पे होता ना कि ऑथर भी आकर रीड करता है कई बार, तो लोगों ने किस तरफ इंटरेस्ट लिया, किन बुक्स को ऐसा है जो बड़े पब्लिशर्स के ऑफर मिले कि भाई हम आपका बुक हम छापेंगे और बांटेंगे पूरे मार्केट में के। तो मालूम चला कि तकरीबन 15 लोग जो है, 50 में से 15 लोग ऐसे थे जिनको सिलेक्ट किया गया, और वो सिलेक्ट किया गया कि आगे बड़े पब्लिशर इनको छापेंगे, जैसे कि हार्पर कॉलिंस हुआ, कि पेंगुइन पब्लिकेशंस हुआ, जो बुक छापेंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि पूरे वर्ल्ड में वो बुक अवेलेबल हो, ठीक है। पूरे 15 के 15 जो न्यू राइटर्स थे, आपके विचार में किस ग्रुप के होंगे? वो 15 के 15 राइटर्स जो है वो रैंगलर्स ग्रुप के थे। एक भी उसमें से स्ट्रेंगलर ग्रुप का नहीं था। स्ट्रेंगलर ग्रुप मतलब वो जहां एक दूसरे की बुराई निकाल रहे थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहां से एक भी ऑथर नहीं निकल के आ पाया। यहां रैंगलर ग्रुप में 25 में से 15 लोग ऑथर बन गए, और रिमेनिंग 10 अगले 3 सालों में जो है वो कहीं ना कहीं प्लेस हो गए। वो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने लगा, तो कोई कुछ करने लगा, ठीक है। और फिर 10 साल बाद जब पूरा 10 ईयर्स के बाद में जब उन्होंने एक वहाँ पे एक 11 साल पूरा होने पे कुछ फंक्शन रखा वहाँ पे उन्होंने, तो बुलाया उन सबको, तो मालूम चला कि स्ट्रेंगलर ग्रुप के 25 में से केवल 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ सिग्निफिकेंट काम कर पा रहे हैं। 22 लोग जो है वो कुछ और काम करने लगे हैं। किसी ने जो है वो कोई शॉप खोल लिया है, किसी ने कहीं जॉब कर लिया है, कोई ने अकाउंट्स की ट्रेनिंग के बाद में अकाउंटेंट बन गया है, कोई कुछ वो कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब वो 25 में से केवल 3 लोग ऑथर बन पाए, 22 लोग जो है वो अपना काम ही चेंज कर दिए।
जबकि रेंगुलर ग्रुप के 25 में से 25 के 25 ऑथर बन चुके थे। ये क्या शो करता है? तो फिर डिसाइड किया गया कि भाई देखो ऐसा है कि बुराई निकालने का भी एक तरीका है। किसी के यदि आप बुराई निकालते हैं तो उसको बोलिए कि बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और हमें इसको इम्प्रूव करना चाहिए। आप देखना हर टेस्ट के एक्सप्रेशन में हमेशा यही बात बोलता हूँ कि आप सब ने अच्छा किया बेटा, लेकिन तब भी गुंजाइश जो अंतर आ रहा है मार्क्स का ना, इसमें कोई दूसरा बच्चा आ सकता है, इसलिए प्लीज़ मेहनत कीजिए। के लाइफ में याद रखिए कि फ्लॉज सब में होते, मेरे में हैं, आप में हैं, हम सब में के, लेकिन फोकस करना है पॉजिटिव चीज़ों पर। ठीक है ना? हैव ए ग्रेट डे हेड, ऑल द बेस्ट।